मैं बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस के बाद एक खास काम के बारे में बताया और मुझे अपने साथ एक होटल में ले गए। जब हम होटल के कमरे में पहुंचे तो बॉस बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आए तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिसे मैं बूढ़ा समझ रही थी उसने मुझे, मेरा नाम आरती है और मैं कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ाई कर रही थी। उस समय मेरे कॉलेज में अपना सेवा नाम की एक संस्था द्वारा पेड़ लगाने का अभियान चल रहा था। इस संस्था के कुछ लोग हमारे कॉलेज आए थे। हम कॉलेज के आखिरी साल में थे, इसलिए प्रिंसिपल ने हमें उन लोगों के साथ पेड़ लगाने के लिए भेजा। पेड़ लगाते समय मेरी मुलाकात संस्था के एक आदमी से हुई जिनका नाम अभिषेक था। पेड़ लगाते वक्त अगर किसी को चोट लगती तो मैं तुरंत उसकी मदद करती। मेरा ये स्वभाव अभिषेक की नजरों में आ गया। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा, कुछ महीनों में तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। जब तुम कॉलेज खत्म कर लोगी तो अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है और तुम्हें जरूरतमंदों की मदद करने का बहुत शौक भी है। तुम्हारे साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगेगा। अभिषेक ने मेरे स्वभाव को सही पहचाना था। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। मैंने कार्ड संभाल कर रखा और कॉलेज खत्म होने के 2 महीने बाद उस कार्ड का इस्तेमाल किया। नौकरी की मुझे खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉलेज खत्म होते ही मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। पैसे कमाने की कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा का कपड़ों का काम अच्छा चल रहा था। मैं अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी और पापा ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी। समाज सेवा का शौक होने के कारण मैंने कहीं और नौकरी खोजने के बजाय सबसे पहले अभिषेक को फोन किया। संस्था में काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबको समाज सेवा का शौक नहीं होता। अभिषेक ने मुझे तुरंत अपने ऑफिस में बुला लिया। अभिषेक वहां के हेड थे और संस्था में लड़के और लड़कियां दोनों काम करते थे। ऑफिस में बैठी ही उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कभी भी किसी भी गांव जाना पड़ सकता है या इमरजेंसी आ सकती है, इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा और तुम्हें हर महीने 7,000 रुपया दिया जाएगा। मैंने कहा, अभिषेक जी, मुझे पैसे मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करने आई हूँ। अभिषेक ने मुझसे हाथ मिलाते हुए मेरा स्वागत किया। उस दिन से मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया। पहले महीने में अभिषेक ने मुझे कई जगहों पर ले गए, कभी अनाथालय के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, कभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए। पिछले 1 महीने से मैं अभिषेक के साथ कई अलग अलग जगहों पर जा रही थी। 1 महीने के बाद मैंने अभिषेक के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वो मुझसे अधिक करीब हो गए थे और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊं। मैं किसी गैर पुरुष के साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मैं ऑफिस में बैठी थी, तभी मैंने देखा कि मेरे कॉलेज की सहेली टीना वहां आई है। वह बहुत बदल गई थी। उसके महंगे कपड़े, ज्वेलरी और उसका रहन सहन देखकर मैं हैरान थी। टीना एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। पिताजी ने लाखों रुपया खर्च करके एक जगह पर दुकान ली थी। वह जगह अतिक्रमण क्षेत्र में थी, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। पिताजी ने जिस व्यक्ति से वह जगह खरीदी थी उसने नकली कागजात बनवाकर पिताजी को बेचा था। पिताजी ने 10 साल तक उस जगह पर दुकान चलाई, लेकिन 10 साल बाद नगर निगम की नजर में वह अतिक्रमण आ गया था। पिताजी ने कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया था। उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जगह बेची थी वह अब नहीं था। नगर निगम ने पिताजी पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। अगर पिताजी जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें सजा हो सकती थी। पिताजी के पास जो भी बचत थी वह सब
जुर्माना भरने में खर्च हो गई। अचानक हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ दिन बीत गए और घर में एक अजीब सी खामोशी रही। माँ और पिताजी अच्छे से खाना भी नहीं खा रहे थे। मैंने माँ पिताजी की बातें सुनी। माँ पिताजी से कह रही थी कि अगर हमारे पास बेटा होता तो वह इस कठिन समय में पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ लेता और हमें इस मुश्किल से निकाल लेता। लेकिन भगवान ने हमें एक ही संतान दी और वह भी बेटी। हमारी बेटी जल्द ही कुछ नहीं कर सकती, ये माँ को लग रहा था। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए किसी काम की नहीं हूँ। पिताजी की कमाई ठीक चल रही थी, इसलिए मैंने काम करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उस रात माँ की बातें सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में आंसू थे। माँ की बातों ने मुझे महसूस कराया कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरे फोन पर अभिषेक जी का कॉल आया। मैंने फोन उठाया और उन्हें बताया कि मैं कल ही अपना सेवा में आऊंगी। अगले दिन मैं अपना सेवा संस्था पहुंची। वहां जाकर मुझे टीना मिली। टीना अपनी एक सहेली को संस्था ज्वाइन कराने लाई थी। उसकी सहेली उसकी बदलती लाइफस्टाइल देखकर प्रेरित हो गई थी। अपना सेवा में काम करने के बाद टीना की आर्थिक हालत बहुत बेहतर हो गई थी। उसने मुझे बताया कि अब वह खुद का घर खरीदने वाली है। उस समय मैं अपना सेवा में समाज सेविका के रूप में नहीं बल्कि पैसे कमाने की आशा में आई थी। मैं अभिषेक जी के कैबिन में गई। मुझे देखकर अभिषेक जी ने मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने कहा आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ। आप मुझे बताइए कि टीना और दूसरी लड़कियां यहाँ से इतना पैसा कैसे कमाती हैं। आज मैं यहाँ पैसे कमाने की उम्मीद में आई हूँ। अभिषेक जी ने हल्के से मुस्कुराए और मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, आरती तुम चिंता मत करो, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले 15 दिनों में मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। उस दिन शाम को अभिषेक जी ने मुझे उसी होटल में ले गए जहां पहले भी ले गए थे और वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझसे अश्लील बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला चरण यही होगा। अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाई तो समझो तुम धनवान हो जाओगी। अगर मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया तो तुम्हारे पास काम ही काम आएगा और तुम बहुत पैसा कमा सकोगी। मैंने अभिषेक जी को ऊपर से नीचे तक देखा। वह 40 साल का था और मुझे से करीब 19 साल बड़ा था। मैंने कहा, सर आपकी मेरी उम्र की बेटी होगी और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। अभिषेक ने जवाब दिया, आरती तुम्हें पैसा कमाना है या ज्ञान देना है, ये तुम खुद तय करो। मेरी उम्र का गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वे अगर तुम्हें समझ में आता है तो यहाँ रुको, वरना तुम जा सकती हो। मैंने अभिषेक जी को पहले ही अपनी मजबूरी बता दी थी। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे ही जाने नहीं देंगे, ये मुझे पता है। आप मुझसे ही जिस चीज की उम्मीद कर रहे हैं वह भी समझ गई। फिलहाल मैं उन चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे बीच वह रिश्ता जरूर बनेगा। लेकिन जब तक मेरा मन नहीं मानता तब तक हम कुछ दिन बातें करके साथ समय बिता सकते हैं। अभिषेक को मेरी बात सही लगी। उसने कहा, आरती आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों से मुलाकात की है उनमें से तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी सुंदरता और समझदारी अनोखी है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, तुम मेरी दूसरी पत्नी बनोगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। मुझे उस उम्र दराज व्यक्ति से शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उस समय मेरे दिमाग में केवल मेरी माँ के शब्द घूम रहे थे। उसकी गलतफहमी थी कि मैं एक लड़की हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके शब्दों ने सीधे मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। मेरी आंखों के सामने केवल और केवल पैसा घूम रहा था। इसी पैसे के लिए मैं उस उम्र दराज के साथ होटल के कमरे में बैठी थी। वह कभी मेरे बालों में हाथ फेरता था तो कभी मेरे बहुत करीब आ रहा था। मैंने उसे अपनी हदें पार करने की इजाजत नहीं दी थी। लगभग 2 घंटे तक मैं होटल के कमरे में
अभिषेक के साथ बैठी रही। 2 घंटे से वह मुझसे प्रेम की बातें कर रहा था। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी क्योंकि मुझे उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन उसने मुझसे जो प्रेम की बातें की थी उसके लिए भी उसने मुझे पैसे दिए थे। बिना कोई काम किए मेरे हाथ में 8,000 रुपये आ गए थे। घर पहुंचते ही मैंने उन 8,000 को अपनी अलमारी में रख दिया। मैंने तय कर लिया था कि एक अच्छी रकम जमा करके मैं उसे अपनी माँ के हाथों में दूंगी। अगले दिन भी काम के बहाने में अपना सेवा में गई। वहां पहुंचते ही अभिषेक मुझे अपने साथ मूवी दिखाने के लिए ले गए। इतना ही नहीं, वह मुझे पूरे दिन अपने साथ घुमाता रहा। देखते देखते पूरे 8 दिन बीत गए। अभिषेक मुझे कभी 7,000 तो कभी 11,000 दे रहा था। पिछले 8 दिनों में मैं अभिषेक के साथ काफी घुल मिल गई थी। एक बार मैंने उससे सवाल किया कि अभिषेक, अब जब हमारे बीच ऐसा रिश्ता बन चुका है तो क्या टीना जैसी लड़कियां भी इसी तरह के काम करके पैसे कमाती हैं? अभिषेक ने मुझे जवाब नहीं दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसने बस मुस्कुराकर मेरी बात टाल दी। उस दिन अभिषेक मुझे होटल में ले गया। कमरे में जाते ही अभिषेक ने मुझ पर हाथ डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी भी मेरा मन तैयार नहीं है, लेकिन अभिषेक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बोला, आरती अब बहुत हो गया, तुम्हारे साथ घूमने की इच्छा भी मैंने पूरी कर ली है, अब मुझे ज्यादा मत तरसाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे देता हूँ। अभिषेक ने एक खास रकम बताई। वह मुझे 17 लाख रुपए देने के लिए तैयार था। वह एक रकम सुनकर एक पल के लिए मैं उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गई थी। जब वह मेरे बहुत करीब आया तो अचानक मुझे ये सब कुछ घिनौना लगने लगा। उस समय मेरे दिमाग में वह खास रकम नहीं थी, मुझे अपने पिताजी की एक सीख याद आई थी। पिताजी ने बचपन से सिखाया था कि पैसे के लिए ना तो कभी अपनी ईमानदारी छोड़नी चाहिए और ना ही अपनी इज्जत को दांव पर लगाना चाहिए। पिताजी के शब्द याद आते ही मैंने अभिषेक को खुद से दूर किया। वह मुझसे दूर होने को तैयार नहीं था। मेरी मर्जी के खिलाफ वह जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मुझे अभिषेक से छुटकारा पाना था, इसलिए मैंने सीमा को फोन किया। सीमा मेरी दोस्त थी जो पत्रकार थी। जिस होटल में अभिषेक मुझे लाया था, सीमा अक्सर उसी इलाके में रहती थी। उसे शक था कि उस होटल में कुछ अवैध काम होते थे। जैसे ही मैंने उसे फोन किया, थोड़ी ही देर में वे वहां आ गई। उसने अपनी पत्रकारिता शुरू कर दी और टीवी पर न्यूज लाइव दिखाने लगी। उस अभिषेक के साथ मैं भी टीवी पर नजर आई। अभिषेक अपना सेवा की आड़ में अवैध काम कर रहा था। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से ये काम कर रही थी तो कुछ से तो जबरदस्ती कराया जा रहा था। अभिषेक के सारे काले कारनामे बाहर आ गए थे। पिछले कुछ दिनों में अभिषेक की बातें मुझे समझ में आ गई थी। उस नीच आदमी का सच मैंने सबके सामने ला दिया था। शायद उस समय मेरे माता पिता ने भी मुझे न्यूज में लाइव देखा होगा। कुछ ही समय मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए। पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी ने गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया है। उसने ओपन कैमरे के सामने एक धोखेबाज इंसान का सच बताया है। मैंने कहा, पापा आप मेरी इस कामयाबी पर खुश हैं, लेकिन माँ खुश नहीं होगी। उसे अभी ये मलाल रहेगा कि मेरी जगह बेटा क्यों नहीं हुआ है। पिताजी ने जवाब दिया, जो साहस मेरी बेटी ने दिखाया है शायद वह एक बेटा भी नहीं कर पाता। मेरी बेटी ही मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है। माँ को भी मुझ पर गर्व हो रहा था। माँ के प्यार के साथ मेरे पिताजी के संस्कार भी मुझ पर थे। पैसे के लिए अपनी इज्जत को खोना मेरे पिताजी की शिक्षा नहीं थी। पैसे से पहले मैंने अपने माता पिता के आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा और इसलिए पूरे शहर में मेरी वाहवाही हो रही थी। दोस्तों, पैसा कमाने की राह में कभी भी गलत तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। पैसे के पीछे भागते हुए हमें अपने सिद्धांतों को भूलना नहीं चाहिए। सही तरीके से आया धन हमें समाज में सम्मान दिलाता है। जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान पाने के लिए ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो
लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मैं विधवा हो गई थी। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। मेरे पति का एक छोटा भाई भी था जो हमेशा मुझे घूरता ही रहता था। वह मुझसे नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। वह मेरी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा और मेरे सामने अजीब सी हरकतें भी करने लगा जिसे मैं खूब अच्छे से समझ रही थी, लेकिन मैं उसके भाई की विधवा थी, इसलिए उसके साथ ये सब करना गलत लग रहा था। मेरा देवर अब कभी कभार आधी रात को भी मेरे कमरे में आने लगा था। वह कुछ ऐसी हरकतें करता जिससे मेरे पूरे जिस्म में करंट दौड़ जाता था। फिर एक दिन मेरे सास ससुर किसी काम से बाहर गए थे और उस दिन मेरा देवर और मैं ही घर पर थे। तभी मेरा देवर मेरे रूम में आया और मुझसे बातें करते करते मेरे करीब आने लगा। धीरे धीरे वह इतना करीब आ गया कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उसकी बाहों में चली गई। और फिर उसने मेरे साथ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर मेरे साथ, मेरा नाम सोनिया है और मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ, लेकिन मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। माँ लोगों के घरों में काम करती थी और पापा मजदूरी करने जाते थे, जिससे हमारा घर खर्च ही चल पाता था। मैंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी, 8वीं तक पढ़ी थी। हम 3 बहनें थी जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद मेरा रिश्ता एक मिडिल क्लास फैमिली में तय हुआ। मैं बहुत खुश थी कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। वह भी बहुत अच्छे परिवार और सुलझे हुए इंसान थे। उनका एक छोटा भाई भी था जो मेरे ही उम्र का था और वह बहुत समझदार और अच्छा लड़का था। और मेरे ससुराल में उनके अलावा मेरे सास ससुर भी रहते हैं। इतना अच्छा ससुराल पाकर मैं बहुत ही खुश थी। मेरे देवर का नाम वरुण था। वह अभी पढ़ाई कर रहा था और मेरे पति एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम करते थे। वहां उन्हें अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, जिसकी वजह से घर खर्च अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और शादी को 6 महीने हो गए। इस 6 महीने के समय में मैं अपने सास ससुर की सेवा बड़े अच्छे से करने लगी थी, जिससे मेरे पति हमेशा यही कहते थे कि सोनिया, तुम वाकई में बहुत समझदार हो। जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम मेरे पापा और मम्मी का बहुत ख्याल रखती हो, इसलिए वह हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। फिर उनके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। बस तुम ऐसे ही मेरे परिवार को संभाल कर रखना। मैं उनसे कहती कि आप चिंता क्यों करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। इसी तरह मेरा देवर वरुण भी अच्छी सोच रखने वाला था, लेकिन वह थोड़ा मजाक मस्ती किया करता था, पर वह दिल का बहुत ही अच्छा था। घर में बहुत ही खुशियां थी। घर के सभी लोग मेरा भी खूब ख्याल रखते थे, लेकिन किसे पता था कि ये खुशियां सिर्फ चंद दिनों की हैं। जिस घर में खुशियां ही खुशियां थी, उसी घर में अचानक मातम छा जाएगा, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। मेरे सपने, मेरे अरमान सबके सब धरे रह जाएंगे। एक गरीब घर से मैं इस घर में आई थी, ये सोचकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन कुदरत ने मेरे साथ ऐसा करिश्मा दिखाया कि वह सारे के सारे धरे रह गए। एक दिन जब मेरे पति अपने काम से घर आ रहे थे तो रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही वह खत्म हो गए। जब ये खबर हम सबको मिली तो जैसे हम सबके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा हो। मैं अभी 25 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। मेरी शादी को अभी 6 महीने हुए थे। मैंने तो अभी अपने पति के साथ जी भर के प्यार भी नहीं किया था और ना ही अभी मेरा कोई सपना या अरमान पूरे हुए थे, लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मेरे जीवन का मतलब ही बदल गया। उस वक्त मैं ऐसे सदमे में चली गई थी जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था।
कुछ लोग मुझे तसल्ली दे रहे थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं यूं ही बस रोए जा रही थी, पर इस तरह से कब तक रोती। धीरे धीरे आंखों से आंसू गिरने भी बंद हो गए थे। इस घटना को 1 महीना गुजर जाने के बाद अब मैं देख रही थी कि मेरे सास ससुर का रवैया मेरे लिए बदलता जा रहा था। वह अब पहले जैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते। मैं भी क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरी तो दुनिया ही लुट चुकी थी। जब तक पति थे तब तक मुझे बहुत मान सम्मान मिला था, लेकिन अब पति के जाने के बाद सब कुछ उल्टा चल रहा था। घर में बस एक देवर ही था जो मेरी तकलीफों को अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वह भी बेचारा क्या कर सकता था। मैं अपने कमरे में बैठी ये सोच रही थी कि मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊं, लेकिन अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनकी हालत पहले से ही खराब थी और अगर मैं भी चली जाऊंगी तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब चाहे जो भी हो, मैं यही रहकर सब कुछ सहन करूंगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, इसलिए मेरा भी इस घर में हक था। अब तो मेरी सास मुझे ताने भी देने लगी थी। वह कहती कि तू मेरे बेटे को खा गई। अगर तुझसे अपने बेटे की शादी ना की होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, लेकिन ये मेरी भूल थी कि शादी तुझसे की। सास की इस तरह की बातें मेरे सीने में किसी तीर की तरह लगती थी। ऐसा लगता था जैसे अब मुझे जीना ही नहीं चाहिए। आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी? क्या मैंने खुद अपने पति को मारा था? पति के जाने का दुख मेरे अंदर कितना है ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। घर की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन मेरा देवर इस बात को बखूबी समझ रहा था। फिर उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। उसने मुझे समझाया कि भाभी, आप माँ की बातों का बुरा मत माना करो, क्योंकि माँ और पिताजी पुराने ख्याल के हैं, इसलिए वह इन सब बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं भी अपने देवर वरुण की बात को मान जाती थी, क्योंकि वह हमेशा से ही मुझे खुश देखना चाहता था और मेरे से इतने प्यार से बात करता था कि मैं उसकी बात मान जाती थी। वह मुझे हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर जो तकलीफ थी उसे मैं कैसे भूल सकती थी। मैं अभी सिर्फ 25 साल की विधवा थी। मेरे तो अभी मौज करने के दिन थे, लेकिन मैं तकदीर की मारी थी, इसलिए मुझे सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा था। मुझसे अब एक नौकरानी की तरह घर का काम कराया जा रहा था, जिससे मेरी हालत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। कुछ दिन के बाद मेरे देवर को एक ऑफिस में काम मिल गया और वह काम पर जाने लगा था। वो रोज सुबह जाता और शाम को ही वापस आता था। फिर सास ससुर के सोने के बाद मेरे कमरे में आ जाता था। कमरे में आने के बाद फिर मुझसे बातें करने लगता। वह मेरे लिए चोरी छुपे कुछ ना कुछ लेकर आता। वह मेरा पूरा ध्यान रखता। मैं उसे कहती कि वरुण, तुम मेरे लिए ये सब मत लाया करो, कहीं माँ को पता चल गया तो हमारे बारे में गलत सोचेंगी। मेरी बातों को सुनकर कहता, भाभी आप चिंता मत करिए, आप बस अपना ध्यान रखिए। वरुण मुझे हर तरह से समझने का प्रयास करता, फिर मैं भी क्या कर सकती थी, उसकी बातों का मन रखना ही पड़ता था, क्योंकि जो इंसान हमारी कदर कर रहा था, अगर मैं उसकी कदर ना करती तो ये मेरे संस्कार के खिलाफ होता। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मुझे हर दिन अपनी सास के ताने सुनने पड़ रहे थे, लेकिन मैं सास को कुछ नहीं कह पाती थी। मुझे पता था कि अगर मैं सास से ज्यादा कुछ कहूंगी तो वह मुझे और ज्यादा जलील करेगी, इसलिए मैं चुपचाप उनकी बातों को सुन लेती थी। शनिवार के दिन वरुण के ऑफिस की छुट्टी थी। उस दिन घर के काम निपटाने के बाद मैं अपने कमरे में बैठकर अपने पति को याद कर रही थी। उनकी यादों में मेरी आंखें नम थी। उनके रहते मैं कितनी खुश थी, लेकिन अब तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया था। तभी मेरा देवर मेरे कमरे में आ गया। वह मेरी आंखों में आंसू देखकर कहने लगा, भाभी आप रो क्यों रही हो? अब जो चला गया वह तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। अगर इस तरह से
अपने आप को तकलीफ दोगी तो आपकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए। मैंने देवर से कहा कि वरुण, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो जबकि आपकी माँ मुझे हर रोज ताने मारती है। आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? पति के जाने का दुख मुझे भी तो है, क्या वह इस बात को नहीं समझती है? मैं ये सब कुछ अपने देवर वरुण से कह रही थी और रोए जा रही थी। तभी वह मेरी आंखों से आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, भाभी आप तो समझदार हैं और आप समझ सकती हैं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करिए। वरुण की ऐसी बातें सुनकर मैं उसे गले लगकर रोने लगी। घर में एक वही तो था जो मुझे समझ सकता था और मेरा ख्याल भी वही रखता था। वह मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे साथ रोने लगा। जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखा तो मैं तुरंत उससे दूर हटकर उसे चुप कराने लगी। कुछ देर के बाद हम दोनों चुप हो गए और आपस में यूं ही बातें करने लगे। तभी मेरी सास वहां आ गई और मुझे इस तरह से वरुण के साथ देखकर उल्टा सीधा कहने लगी। वह कहने लगी, मेरे एक बेटे को तो खा गई है, अब मेरे दूसरे बेटे को भी खाएगी क्या? आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना। सास की बात सुनकर तो जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर पड़ी। मैं यूं ही फिर फूट फूट कर रोने लगी। वरुण अपनी माँ को समझा रहा था लेकिन वह उसकी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार नहीं थी। वह मुझे ही दोषी ठहरा रही थी। इस तरह मेरे पति की मौत को 8 महीने गुजर गए। ये 8 महीना वरुण मेरा बहुत ख्याल रखा और इसी बीच हम दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि वरुण मुझसे प्यार करने लगा है, क्योंकि इतना ज्यादा ख्याल कोई और नहीं रख सकता था। फिर एक दिन हमारे घर पर एक आदमी आया और वह मेरे सास ससुर से कुछ देर बातें किया। फिर जब वह जाने लगा तो उसने पैसे का एक बंडल मेरी सास के हाथ में रखा। ये सब कुछ मैं अपने कमरे से देख रही थी। मैं इस बात से बहुत हैरान थी कि एक अनजान आदमी मेरी सास को इतने पैसे क्यों देकर गया था। अब मैं ये बात अपने देवर वरुण को भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उस दिन सास ने मुझसे जैसा व्यवहार किया था तब से मैं देवर से दूर ही रहती थी। लेकिन देवर हमेशा मेरी फिक्र करता था, मेरे हालातों के बारे में जानने की कोशिश करता था और फिर ना चाहते हुए भी उससे बात करनी पड़ती थी। आज शाम को जब वरुण घर आया तो उस समय सास ससुर कहीं बाहर गए हुए थे। तब मैंने पैसे और उस अनजान आदमी के बारे में बता दिया। वह मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तब मैंने कहा कि वह खुद अपनी माँ से इस बारे में बात करे। थोड़ी देर के बाद जब मेरी सास घर आई तब उनके आते ही वरुण पूछने लगा कि माँ, तुम्हें कोई अनजान आदमी पैसे देकर गया है? वह कहने लगी कि हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? वरुण अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो वह बताने से साफ इनकार कर रही थी कि ये पैसे उसे क्यों दिए गए थे। लेकिन फिर वरुण ने अपनी कसम माँ को दी। तब वह कहने लगी कि वह आदमी सोनिया से शादी करना चाहता है। पता नहीं कब और कैसे उसे सोनिया के बारे में पता चला। फिर एक दिन वह उसे देखने भी आया था और उसे सोनिया बहुत पसंद आई थी। वह उसको पाना चाहता है। उसी दिन उसने मुझे सोनिया से शादी करने के लिए बोला था। मैंने उसे मना कर दिया था, लेकिन फिर वह मुझे बहुत सारे पैसे देने को बोला। तब मैंने सोचा कि ये ऐसे भी अब हमारी किस काम की है। इसी वजह से हम इसे घर से विदा कर देना चाहते हैं। सास के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मेरे सास ससुर इतना नीचे गिर सकते हैं ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा देवर इस बात पर अपने माँ बाप को बुरा भला कहने लगा। वह कहने लगा कि भाभी हमारे घर की इज्जत है और आप अपने ही घर की इज्जत बेचने जा रही हैं। आपको इतना भी समझ नहीं है। अगर भाभी की जगह पर आप होती और आपकी सास आपके साथ ऐसा करती तो आप क्या करती? देवर सासू माँ पर
गुस्सा करने लगा, कहने लगा, भाई के जाने के बाद से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग भाभी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं, फिर भी भाभी चुपचाप सहन कर रही हैं क्योंकि वह आप लोगों को सास ससुर नहीं बल्कि अपने माता पिता समझती हैं। जरा सोचो, ऐसी संस्कारी बहू आपको कहाँ मिलेगी। अरे वह तो किस्मत का खेल था कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है, इसमें भाभी का क्या दोष है। जरा सर उठाकर भाभी की तरफ देखो, इनकी भी अभी उम्र ही क्या है और ये इतनी ही उम्र में एक विधवा की जिंदगी जी रही हैं। क्या उससे बड़ा दुख उनके लिए और कुछ है। देवर की बात सुनकर मेरे सास ससुर को अफसोस होने लगा। उन्हें यकीन हो गया था कि वह मेरे साथ बहुत गलत कर रहे थे। वह मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मैं इतनी निर्दय नहीं थी कि मैं माफ़ ना करती। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा, माँ जी, आप मेरी सास नहीं माँ हैं, आपको मुझ पर पूरा अधिकार है, आप कुछ भी कह सकती हैं। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद मेरे सास ससुर ने मेरी शादी वरुण के साथ करने का फैसला कर लिया। उन्होंने मुझसे इस बारे में पूछा। मैं अपने पति को तो कभी नहीं भूल सकती थी, पर मैंने अपने आप में महसूस किया कि मैं भी वरुण से प्यार करने लगी हूँ। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या थी और अभी से अकेले पूरी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने अपनी सास को अपनी मंजूरी दे दी। 2 दिन के बाद ही मेरी शादी वरुण से कर दी, जबकि मैं अपने पहले पति को कभी नहीं भूल सकती। लेकिन अब जब मुझे किसी के सहारे की जरूरत थी तब वह नहीं थे। ऐसे में मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं खुशी खुशी वरुण को अपना पति मानकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर दी और अब मेरे सास ससुर भी मेरे से बहुत खुश हैं। अब हम लोग खुशी खुशी एक साथ जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। भाभी घर पर नहीं थी और उनके 2 साल के बेटे ने जिद की कि वह दूध पिएगा। वह किसी भी हालत में चुप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाने का फैसला किया। तभी भाई कमरे में आ गए। मैंने कोई चादर नहीं ओढ़ी थी। जब भाई ने मुझे उस हालत में देखा, उनकी नजरें बदल गईं। वे मुझे अपने बिस्तर पर लेटा दिया और जोश में मुझे लगातार 2 घंटे तक मेरी चीखें निकली। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आरती है और दीप्ति मेरी भाभी का नाम है। भाभी मेरी सहेली की तरह थी, मुझे बहन जैसी मानती थी। भैया और भाभी शहर में रहते थे और मैं गांव में माता पिता के साथ। भाभी ने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए मुझे 3 दिन पहले ही बुलाया था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, जिसे वह बड़े धूमधाम से मनाने वाली थी। उसने खास मुझे फोन करके बुलाया था और बहुत रिक्वेस्ट किया था। जन्मदिन वाले दिन मैं तैयार होकर भाभी के घर पहुंची। डेकोरेशन हॉल में जाते ही भाई ने मुझे गले से लगा लिया। मैंने उनसे भाभी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रोहन बहुत रो रहा था, इसलिए दीप्ति उसे दूध पिलाने के लिए अंदर गई है। लगभग 1 घंटे में जन्मदिन की पार्टी शुरू होने वाली थी। मैंने भाई को कई दिनों के बाद देखा था। जन्मदिन के बाद जब मैं बाकी मेहमानों की तरह अपने घर जाने लगी तो भाभी ने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि सुबह तक सभी मेहमान चले जाएंगे और फिर हम दोनों बाहर घूमने चलेंगे। उसने मुझे रुकने के लिए कहा। मैं भी घर में रहकर बहुत बोर हो चुकी थी, इसलिए मैंने रुकने का फैसला किया। मेरे माता पिता भी मुझे वहां ठहरने की अनुमति दे दी। अगले दिन सभी मेहमान चले गए और फिर भाभी और मैंने समय साथ बिताने का मजा लिया। मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया था और वहां आए हुए 3 दिन हो चुके थे। आने के बाद से ही मैं देख रही थी कि रोहन ने भाभी को बहुत परेशान कर रखा था। भैया और भाभी को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसीलिए एक दिन मैंने भाभी से कहा कि अब रोहन 2 साल का हो गया है और उसे माँ की इतनी जरूरत नहीं होगी। आप उसे एक दिन मेरे पास छोड़ दो और आप दोनों बाहर घूमने चले जाओ। भाभी ने कहा कि रोहन मेरे पास नहीं रहेगा। मैंने उसे वादा किया कि मैं रोहन की अच्छी तरह से देखभाल करूंगी।
फिर मुझ पर भरोसा करके भाभी अगले दिन भैया के साथ बाहर चली गई। उस दिन रोहन पूरे दिन मेरे पास था। मैंने उसे बहुत अच्छे से खिलाया और खाना बना दिया। वह मेरे पास बहुत खुश होकर रहा। शाम को 9 बजे भाभी घर लौटी और रोहन को मेरे पास खेलते हैरान रह गई। फिर भाभी ने कहा कि वह अपने माता पिता के पास भी इतने शांति से नहीं रहता। रोहन वास्तव में मेरे साथ बहुत खुश था। रात को सोते समय वह जिद करने लगा कि मैं उसके पास ही सोऊं। उसकी जिद के कारण मैं भाभी के कमरे में सो गई और भाभी मेरे कमरे में सो गए। आधी रात को अचानक मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा कि वह रोहन होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यह किसी बड़े आदमी का हाथ है। जब मैंने उठकर देखा तो सामने भाई खड़े थे। आधी रात को वे मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेर रहे थे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तब उन्होंने मुझसे माफी मांगी और अपने कमरे में चले गए। अगले दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। भाई मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगे। आज तो उनका स्पर्श ऐसी जगह पर हुआ जिससे मैं सहम सी गई थी और उनके कमरे से बाहर चली गई। भाभी गहरी नींद में थी, इसलिए उसे भैया की हरकतें समझ में नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे से बाहर आई, भाई भी मेरे पीछे आ गए। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, तभी उन्होंने कहा कि सॉरी आरती, मैंने तुम्हें दीप्ति समझ लिया। रात के अंधेरे में उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए मैंने उन्हें माफ कर दिया और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ दिन बीत गए और रोहन मेरे साथ बहुत घुल मिल गया। एक दिन सुबह नाश्ते के समय मैंने भाभी से कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। भाभी ने कहा, आरती प्लीज मेरे लिए कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे 1 महीने का एक कुकिंग कोर्स ज्वाइन करना है। अब रोहन तुम्हारे साथ अच्छा घुल मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम उसकी देखभाल करोगी तो मैं निश्चिंत होकर अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। पिछले 3-4 महीनों से मैं यह कोर्स करना चाहती थी, लेकिन रोहन किसी के पास भी नहीं रहना चाहता था। अब जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना कोर्स आराम से कर सकती हूँ। कुछ ही दिनों की बात है, दोपहर में 2 घंटे का मेरा क्लास होगा। भाभी मुझसे विनती करने लगी। तभी भैया बोले, आरती तुम दीप्ति को अपनी दोस्त कहती हो तो अपनी भाभी के लिए कुछ दिन और रुक नहीं सकती। उनका आग्रह बढ़ता जा रहा था, इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। मैंने उन दोनों को हाँ कहा। फिर भाई ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही भाभी ने मुझे गले लगा लिया और धन्यवाद किया। उसने कहा, तुम्हारे सहयोग से मैं अपना कोर्स पूरा कर सकूंगी। ये कोर्स कुछ ही दिनों का है। एक बार जब मैं कुकिंग सीख गई तो धीरे धीरे अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगी। भाभी का आनंद देखकर मैं भी खुश थी। एक दिन दोपहर को भाभी अपने क्लास के लिए गई थी। उस समय रोहन मेरे पास था। अचानक वह रोने लगा तो मैंने उसके लिए दूध लाने के लिए किचन में गई। दूध गर्म हो रहा था और मैं किचन में खड़ी थी। अचानक भाई न जाने कहां से आ गए और उन्होंने पीछे से आकर मुझे जोर से गले लगा लिया। एक पल में ही उन्होंने मेरी गर्दन पर जोर से काट लिया। उनके काटने से मेरी गर्दन में जलन होने लगी। मैं जोर से चीखी और पीछे मुड़ी, तब भाई मुझसे दूर हो गए। मुझे देखते ही वे बोले, आरती तुम मुझे लगा कि दीप्ति हो, तुमने दीप्ति के कपड़े पहने थे इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने कहा ठीक है और रोहन की दूध की बोतल लेकर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में आए और मेरी गर्दन पर लगाने के लिए बर्फ लेकर आए। उन्होंने कहा, आरती मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी गलती की सजा मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ से मेरी गर्दन पर बर्फ मलने लगे। उनकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तब मैंने कहा, भाई आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं बोली, भाई कुछ घंटे पहले तो आप ऑफिस गए थे, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? इस पर उन्होंने कहा, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था इसलिए जल्दी घर आ गया। उनकी बातों पर सहमति जताकर मैं उनके कमरे से बाहर निकल आई और रोहन को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ देर बाद भाभी घर आई। शाम को चाय पीते समय हम सब साथ में बैठे थे। तब भैया ने कहा, रात को हम डिनर के लिए बाहर चलते हैं। भाभी ने मना कर दिया और कहा, रात को 7 बजे से मेरी कुकिंग की ऑनलाइन क्लास है। अभिषेक मैंने तुम्हें पहले ही बताया था।
भाभी ने पहले ही अपने ऑनलाइन क्लास के बारे में भैया को बता दिया था। फिर भी भैया ने डिनर की बात करी। आगे उन्होंने कहा, दीप्ति तुम सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, अगर तुम डिनर पर नहीं जा सकती तो मैं आरती को बाहर ले जाता हूँ। वह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। उसके आने के बाद से वह घर में ही है, उसे भी कभी बाहर जाना चाहिए। भैया ने अपनी मीठी बातों में भाभी को इस कदर फंसा लिया कि उसे उनकी बात सही लगी। फिर भाभी ने कहा, आरती तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं, तुम सच में हमारी बहुत मदद कर रही हो। तुम घर में बोर हो गई होगी, शाम को तुम अपने भाई के साथ डिनर पर जरूर जाओ। शाम को भैया मेरे कमरे में एक 1 पीस ड्रेस लेकर आए। फिर उन्होंने कहा, डिनर पर जाते समय ये ड्रेस पहन लेना, ये ड्रेस दीप्ति ने तुम्हारे लिए भेजी है। भैया की बातों में मुझे दम लगा। महसूस हुआ, ऐसा लगा कि भाभी के नाम पर उन्होंने ही अपनी पसंद का ड्रेस ला कर दिया है। खैर डिनर का समय हो गया था, इसलिए मैंने वह ड्रेस लिया और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो भाभी ने कहा, अरे वाह, तुम तो अपने भाई के साथ डिनर पर जाने के लिए बहुत उत्सुक लग रही हो। भाभी की बातों से लगा कि शायद वह ड्रेस उसने नहीं भेजा था। मैं उससे कुछ पूछने ही वाली थी कि भैया बोले, दीप्ति तुम्हारे क्लास का समय हो गया है, अब हम भी निकलते हैं, रात को जल्दी घर आ जाएंगे। मैं भैया के साथ डिनर के लिए निकल पड़ी। भैया मुझे जिस होटल में ले गए थे वहां मुझे परिवार के लोग कम और जोड़े ज्यादा दिख रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही रोमांटिक था, लेकिन मैं अपने प्रेमी के साथ नहीं बल्कि अपने भाई के साथ डिनर पर आई थी। खैर माहौल चाहे जैसा भी हो, मुझे क्या, ये सोचकर मैं आगे बढ़ी। भाई ने मेरे गले में हाथ डालकर होटल में प्रवेश किया। डिनर करते समय भी वे बार बार मेरे खुली टांगों पर हाथ रख रहे थे। मैं जितनी बार उनसे दूर सरकती, वे उतनी बार मेरे पास आ जाते थे। जल्दी से जल्दी डिनर खत्म करके हम घर पहुंचे। फिर रात को भाभी के कमरे में सोने के लिए मैंने मना कर दिया। उस रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से भाभी और भैया को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिल रहा। रात को मैंने भाभी के सामने भैया से कहा, आज आप अपने कमरे में सो जाइए, मेरी वजह से आप दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। इस पर भैया ने कहा, हमें साथ सोने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वे दूसरे कमरे में चले गए। भैया का व्यवहार और बातें यह बता रही थीं कि उन्हें अपनी पत्नी में कोई दिलचस्पी नहीं है। भैया के जाने के बाद मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी का चेहरा उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा, भाभी क्या तुम्हारे और भैया के बीच सब कुछ ठीक है? भैया तुम्हें पहले जैसा प्यार करते हैं ना? इस पर भाभी ने कहा, हाँ सब ठीक है। डिलीवरी के बाद से मेरी सेहत काफी बिगड़ गई है और वजन भी बढ़ गया है। तभी से तुम्हारे भैया मुझसे थोड़ा दूर रहने लगे हैं, लेकिन मैं जल्दी ही अपने लिए और उनके लिए भी दुबली हो जाऊंगी। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारी उम्र अब 25 साल हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इस पर मैंने कहा, मुझे मंगल दोष है। माता पिता कहते हैं कि मंगल दोष वाली लड़की की शादी मंगल दोष वाले लड़के से ही होनी चाहिए। मैं 25 साल की हो गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मेरा परफेक्ट जीवन साथी नहीं मिला है, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ। फिर भाभी ने कहा, तुम्हारी तरह खूबसूरत और सुडौल शरीर वाली लड़की पर किसी भी आदमी की बुरी नजर पड़ सकती है। तुम पुरुषों से थोड़ा संभल कर रहना। बातों बातों में हम सो गए। अगले दिन भाभी अपने क्लास के लिए गई। उस समय रोहन मेरे साथ खेल रहा था। खेलते खेलते वह सो गया और मैं भी उसके पास सो गई। कुछ समय बाद रोहन नींद में रोने लगा और मुझे अपनी माँ समझने लगा। रोहन रो रहा था, तभी मैंने भाभी को कॉल लगाई, लेकिन वह कुकिंग क्लास में थी, इसलिए फोन नहीं उठा सकी। आज रोहन मुझे अपनी माँ समझ रहा था। उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे दूध की बोतल दी, लेकिन वह दूध पीने को तैयार नहीं था। काफी समय गुजर गया, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उसे अपनी गोद में लिया और उसे दिलासा दिया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया ताकि उसे माँ की तरह महसूस हो। भाभी को घर आने में 2 घंटे थे और मुझे रोहन को इतने समय तक रोता हुआ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए रोहन की माँ की भूमिका निभाने का नाटक किया। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया और उसे दिलासा दिया और
कुछ समय बाद मैं भी सो गई। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भैया मेरे सामने खड़े थे। वे कमरे में कब आए और मुझे कब से देख रहे थे मुझे नहीं पता। भैया की नजर मुझे ठीक नहीं लगी। रोहन को शांत करने के लिए मैंने उसे अपनी छाती से लगाया था, लेकिन बाद में मैं अपने कपड़े ठीक करना भूल गई थी और वैसे ही सो गई थी। भाई मुझे उस हालत में देख रहे थे और उनकी नजरें लाल हो रही थी। फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े ठीक किए। तब भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे बिस्तर की ओर खींचा। मैं बहुत डर गई थी, पर भैया के साथ मेरा हमेशा से एक अलग संबंध था। फिर भैया ने कुछ ऐसा किया जिससे मैं शांत हो गई। थोड़ी देर बाद रोहन नींद से जाग गया। हम उसे खिलाते हुए हॉल में बैठे थे। तभी भाभी क्लास से वापस आई। उसने हमें अलग नजरों से देखा और तुरंत रोहन को हमारे बीच से उठा लिया। रात को किचन में खाना बनाते समय भाभी का व्यवहार थोड़ा अलग लगा। उसने कहा, आजकल तुम रोहन को अपने से ज्यादा जोड़ने लगी हो। उसके पिता को भी अपने से जोड़ने की कोशिश मत करो। भाभी 1 माह से पहले एक पत्नी थी और उसे अपने पति की चिंता हो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ना तो आपका पति बुरा है और ना ही आपकी सहेली। इसके बाद भी भाभी मेरे साथ थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही थी। खाना खाते समय भाभी ने कहा कि आज उसकी क्लास का आखिरी दिन है और जब उसकी क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे अपने घर जाना होगा। भाभी की बात सुनकर भैया का चेहरा पीला पड़ गया। मैं भी घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भैया और मेरा रिश्ता अलग होने लगा था। मुझे यकीन था कि भैया कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि वे मुझसे इतने आकर्षित हो गए थे कि मुझे जल्दी से जाने नहीं देंगे। उस रात सोने से पहले भाभी ने मुझे ताना मारा, आरती याद रखना कि तुम्हारे भैया शादीशुदा हैं और उन्हें कोई दोष नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि उसने क्या कहा। अगले दिन भाभी 9 बजे अपनी क्लास के लिए निकली क्योंकि आज उसका आखिरी दिन था। भैया भी रोज की तरह समय पर ऑफिस के लिए निकले, लेकिन जैसे ही भाभी घर से निकली भैया घर आए और उन्होंने मुझे पानी का गिलास लेकर अपने कमरे में बुलाया। पानी का गिलास लेकर मैं भाई के कमरे में गई। जैसे ही मैं उन्हें पानी का गिलास देने के लिए हाथ बढ़ाई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर भाई बोले, आरती तुम मुझे और कितना इंतजार कराओगी? मैं तुम्हें पहले ही कई बार इशारे कर चुका हूँ। भले ही तुम इतने लंबे समय से मेरे सामने हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ उतना समय नहीं बिता सका जितना मैं चाहता हूँ। कल तुम्हें उस हालत में देखकर मेरी आंखें चमक उठी थीं। दीप्ति आज पूरे दिन घर पर नहीं है। हमारे पास आज पूरा दिन है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। मैंने भी भैया की बात मान ली, लेकिन उनसे एक सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता कि आप शादीशुदा होते हुए भी मेरे करीब आ रहे हैं। अगर इसके वजह से आपका रिश्ता टूट गया तो भाभी को बुरा लगेगा। फिर आप उसे क्या जवाब देंगे? भैया बोले, आरती तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। दीप्ति सिर्फ मेरी पत्नी है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता। मैं उसे कुकिंग क्लास करने दे रहा हूँ क्योंकि मेरी नौकरी छूट गई है, ताकि वह कुछ पैसे कमाकर मेरी मदद कर सके। नहीं तो मुझे उससे कोई खुशी नहीं मिलती। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो हम शादी कर सकते हैं। रोहन तुम्हें अपनी मम्मा मानता है। फिर भैया ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मैं भी प्यार से उनकी बाहों में चली गई। भाई ने मेरा दुपट्टा फेंक दिया और मेरे सीने को दबाने लगे। तभी हमारे कमरे का दरवाजा खुला और भाभी हमारे सामने खड़ी थी। वह मुझे भैया की बाहों में देखकर चौंक गई। जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी, मैंने भैया को धक्का देकर अपने से दूर कर दिया और भाभी के पास आकर खड़ी हो गई। भैया ने भाभी से कहा, दीप्ति तुम आरती को उसके घर भेज दो। जब मैं अपनी फाइल लेने के लिए घर आया तो आरती ने मौका पाकर मुझे गले लगा लिया। भैया मेरे बारे में बुरी बातें फैला रहे थे। उन्होंने भाभी को बताया कि मैं उनके साथ संबंध बनाना चाहती थी। इसके बाद भाभी मुझे गुस्से से देखने लगी। फिर भाभी ने मुड़कर भैया को जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैंने सब सुन लिया है नीच आदमी। जब से आरती पानी का गिलास लेकर इस कमरे में आई थी तब से मैं फोन पर सब सुन रही हूँ। कल रात आरती ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बता दी थी। मैंने अनजाने में आरती पर आरोप लगाए, लेकिन अब सब जान चुकी हूँ कि तुम आरती को यहाँ रोकने के लिए क्यों जोर दे रहे थे। कल रात उसने तुम्हारे असली रूप को सामने लाने के लिए तुम्हारे साथ नाटक किया था। तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की,
मैं समझ गई हूँ कि तुमने ऑफिस में भी किसी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की होगी, इसलिए तुम्हारी नौकरी चली गई। अब समझ में आया कि तुम हर महीनों में नौकरी क्यों बदलते रहते हो। पिछले 5 सालों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं घर का सारा सामान संभाल कर रखती थी और तुम बाहर लड़कियों पर पैसे उड़ाते रहे। आरती ने मुझे वह अतरंग संदेश भी दिखाए जो तुमने उसे भेजे थे। मैं भाभी के सामने भैया का असली रूप लाना चाहती थी और अब वह सामने आ चुका था। भैया ने मुझसे गलत संबंध बनाने के लिए बार बार मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं भाभी को जोखिम में नहीं डाल सकती थी। पिछले कुछ दिनों से भाभी को मुझ पर और भैया पर शक हो गया था, इसलिए वह मुझे चिढ़ा रही थी। आखिरकार कल रात मैंने उसे सच बता दिया कि कैसे उसका पति मेरा पीछा कर रहा है। इसके बाद भाभी ने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। मुझे लगा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी टूट गई और यही मैंने उससे कहा था। तब भाभी ने मुझसे कहा कि आरती, तुमने मेरी जिंदगी नहीं तोड़ी है, बल्कि तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति का सच मेरे सामने आ गया, वरना मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन वह तो बाहर लड़कियों के पीछे भागने में लगा हुआ था। उसने कभी अपनी पत्नी को ठीक से देखा ही नहीं और ना ही मेरी मेहनत की कद्र की। आरती, तुमने समय पर मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी वजह से मैं अपने कुकिंग के सपने को पूरा कर सकी। अब मैं जल्द ही अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। मुझे अपने जीवन में धमकी देने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। भाभी ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि नकली रिश्ते से बाहर निकलने में मैंने उसकी बहुत मदद की। अब भाभी केवल एक माँ है और तरह तरह के केक बनाकर और ऑर्डर लेकर अच्छा पैसा कमा रही है। वह अपना और अपने बेटे का अच्छे से भरण पोषण कर रही है। भाभी आज एक स्वतंत्र महिला के रूप में जी रही है।